व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से अकाउंट्स का प्रिपरेशन हो गया होगा। वीडियो आपने देख ली होगी इशू ऑफ शेयर्स की। अब आज डे 13 पे हम करने वाले हैं इंडियन इको चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की बच्चों हमारे पास वन का ही कॉन्टिन्यूएशन है। वन का ही कॉन्टिन्यूएशन का क्या मतलब हुआ कि जो आपने वन में पढ़ा कि इंडियन इकोनॉमी जब आजाद होने वाले हैं 1947 तक, तो 1947 तक कैसे डिस्ट्रॉय करा ब्रिटिशर्स ने। अब फर्दर 1947 के बाद क्या क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो आइए जल्दी से चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं और इसको भी कर देते हैं कंप्लीट। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। मैंने कल एक टाइमलाइन बनवाई थी ना कि पहले 1757 से 1947 तक जो जो हुआ। अब हम आजाद हो गए। आजाद होने के बाद 1947 से लेके 1990 तक क्या क्या हुआ वो यहां पढ़ेंगे। सर यहां 1950 क्यों लिखा है, इसका भी एक कारण है, लेकिन है ये 1947 से। ठीक है, देखो जरा सबसे पहले क्या आ रहा है। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बच्चों हम आजाद हो गए। अब जब आजाद हो गए तो सब कुछ हमारे देश की इकोनॉमी को देखना है। हम इंडियन इकोनॉमी कहलाने लगे। अब किसी भी इकोनॉमी की 3 मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। आप माइक्रो इको में भी पढ़ के आ चुके हो। कौन कौन सी? क्या बनाऊं, कितनी क्वांटिटी में बनाऊं। भाई देखो रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। अब देखो मेरे पास टाइम लिमिटेड है, बट मुझे देखना है कि क्या चीज बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए मुझे बनानी है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या बनाऊं, कितनी क्वांटिटी में बनाऊं, दिस इज व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाऊं। पहले मैं यही टाइम अपना ऑफलाइन में दे रहा था, लेकिन मैं कम स्टूडेंट्स तक पहुंच पा रहा था। अब मैं यही टाइम ऑनलाइन में दे रहा हूं तो मैं ज्यादा बच्चों को पढ़ा पा रहा हूं, ज्यादा बच्चों का बेनिफिट कर पा रहा हूं, ज्यादा बच्चों को अपनी टीचिंग से इंस्पायर कर पा रहा हूं। तो मैंने क्या चेंज करा, मेथड ऑफ टीचिंग, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, कौन सी टेक्निक से बनाए, है ना। और तीसरा होता है बच्चों फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था बच्चों तो मैं सिर्फ 12th पढ़ाता था, फिर मैंने 11th पढ़ाया, फिर हम सीए फाउंडेशन पढ़ाने लगे, अभी तो हम बहुत कुछ पढ़ाते हैं, है ना। तो दिस इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें। तो किसी भी इकोनॉमी में 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं। क्या बनाए, कितनी क्वांटिटी में बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक से बनाए, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर से काम करवाएं, कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीनों से काम करवाएं, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा किसके लिए बनाए, कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए बनाए, क्या हम रिच के लिए बनाए, मिडिल क्लास के लिए बनाए, पुअर के लिए बनाए, कौन से लोगों के लिए सामान का प्रोडक्शन करें। दिस इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 3 मेजर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम आजाद हुए तो हमें अब यह सोचना है कि हम कौन सी इकोनॉमी बनेंगे। हमारे 3 प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम्स हो सकते हैं बच्चों। एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट, एक होता है मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट होता है जहां पे सब कुछ, सारा का सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, यानी पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का रहने वाला है। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल्ड, ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। सोशलिस्ट होता है जहां पे ये सारा काम सरकार कर रही होती है, कंसीडरिंग द सोशल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। यहां पे द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल्ड, ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब इंडिया कौन सा है? इंडिया में क्या सब कुछ प्राइवेट सेक्टर कर रहा है? क्या इंडिया में सब कुछ सरकार कर रही है? नहीं सर, इंडिया में तो दोनों मिलके करते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है। हर चीज आप देखोगे सरकारी भी है, आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर का भी है। ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर अलॉटेड रिस्पेक्टिव रोल्स, है ना। अब देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? जिसके अंदर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर करता है और मेन फोकस प्रॉफिट अर्निंग होता है ऐसी इकोनॉमी का। ठीक है बेटा, इसके अंदर ये तीनों प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करता है? इसके अंदर ये तीनों प्रॉब्लम्स बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखे हुए सॉल्व करी जाती है। जैसे क्या बनाए जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, कौन सी टेक्निक से बनाए जिसमें कम से कम खर्चा आए, किस इंसान के लिए बनाए जो ज्यादा पैसे दे पाए, राइट। तो ये मेन चीज होती है बेटा। सोशलिस्ट
जिसमें सब कुछ सरकार करती है। इसके अंदर दिमाग में मोटिव क्या होता है? जनता का फायदा, सोशल वेलफेयर। तो क्या बनाए? जिसकी सोसाइटी को जरूरत है। कैसे बनाए? जिससे हमें पब्लिक का भला हो सके, सरकार डिसाइड करती है ना। और किसके लिए बनाए भाई? जो अल्टीमेटली अफोर्डेबल हो लोगों के लिए, अफोर्डेबल सेक्शंस के लिए बनाए, राइट। मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर दोनों मिलजुल के करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलजुल के डिसीजन मेकिंग करता है, मार्केट फोर्सेस से चीजें होती हैं और यहाँ पे सब कुछ डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंगली होता है। इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, हमारा देश तो ऐसा ही है। आफ्टर द फ्रीडम, देखो आ गया ना 1947 पे, हमारे जो लीडर्स थे सबसे पहले शुरू के, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, वो कंफ्यूज थे कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हम लोग अडॉप्ट करें। मतलब कंफ्यूजन ये कि क्या हम कैपिटलिस्ट में जाएं, क्या हम सोशलिस्ट में जाएं, हम किस तरफ जाएं। तो उन्होंने डिसाइड करा एक काम करते हैं, यहाँ पे तो कमी निकालना, अच्छा प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्यों ना हम दोनों के बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आगे बढ़े। भाई जो सोशलिस्ट में अच्छा है वो वहां से ले लो, जो कैपिटलिस्ट में अच्छा है वो वहां से ले लो, और एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पे चले जाओ। तो देखो क्या बोल रहा है, सम लीडर्स वर इन फेवर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, हाउएवर अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया कंप्लीट डाइल्यूशन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप वाज नॉट पॉसिबल, है ना। तो बेसिकली कुछ लीडर्स बोल रहे थे सोशलिस्ट पे आ जाओ, लेकिन एक डेमोक्रेसी में आप कैसे प्राइवेट सेक्टर से उसका रोल छीन सकते हो, राइट। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल नेहरू जी, राइट। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बनाते हैं जिसमें दोनों के ही बेस्ट फीचर्स हम अडॉप्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है बच्चों इकोनॉमिक प्लानिंग। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? भाई अब देश आजाद हो गया है, पहले तो सब विदेशी लोग कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कर रहे थे, अब तो सब कुछ खुद करना है। तो अब जब सब कुछ खुद करना है तो कैसे होगा, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे आप अपने एग्जाम्स की प्लानिंग करते हो, वैसे ही देश की भी तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। रिसोर्सेज को कहां एलोकेट करना है, पैसा कहां खर्च होगा, कहां से आएगा, गवर्नमेंट बजट देखा ना आपने पूरा का पूरा। तो पूरी प्लानिंग को क्या बोला गया? इकोनॉमिक प्लानिंग। तो देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर अडॉप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, अगला स्टेप था वो ये था गरीबी खत्म करना, टू रिवाइव द पुअर, गरीबी खत्म करना। इकोनॉमी जो बैकवर्ड और स्टेगनेंट थी उसको अच्छा करना, बेटर करना। तो हमने नई पॉलिसीज उसके हिसाब से बनानी है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, याद रखनी है, एज मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, what to produce, how to produce, for whom to produce, by the conscious decision of a determinate authority। यानी कि देश में मेजर सारे डिसीजन मेकिंग करना और ये सोचना कि what to produce, how to produce, for whom to produce, कैसे होगा ये सब, कौन करेगा ये प्लानिंग। इसके लिए बच्चों एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन। कब सेटअप हुआ? 1950 में। देखो इसीलिए शुरू में 1950 से 1990 लिखा हुआ है, क्योंकि इसका सेटअप ही 1950 में हुआ। तो प्लानिंग मेनली 1950 से शुरू हुई, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट। तो प्लानिंग कमीशन में होता क्या था, प्लानिंग कमीशन में प्लानिंग पीरियड 5 साल का रखा गया कि हर 5 साल के लिए हम प्लान करा करेंगे, गोल सेट करा करेंगे, टारगेट्स बनाया करेंगे। आज भी आप देखते हो इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, तो सब कुछ 5 साल के अनुसार करा गया, ठीक है। अब ध्यान रखना कि 2015 से प्लानिंग कमीशन का नाम बदल गया है, अभी उसको नीति आयोग बोलते हैं। तो इट वाज नोटेड दैट प्लानिंग कमीशन इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस। ऑन 1 जनवरी a cabinet resolution was passed to replace planning commission with newly formed नीति आयोग, ठीक है। चेयरमैन अभी भी किसको माने आता है? प्राइम मिनिस्टर को ही माने आता है। बढ़िया सर। अब आ गया बच्चों कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन आर्किटेक्ट किसको बोला जाता है। भाई देखो जैसे तुम्हारा घर डिजाइन करना हो तो हम आर्किटेक्ट को बुलाते हैं ना। अब देश को डिजाइन करना था, प्लानिंग करनी थी पूरी, तो उसका आर्किटेक्ट कौन? तो वो थे प्रोफेसर पीसी महलैनोबिस, ठीक है। देखो पीसी महलैनोबिस, प्रशांत चंद्र महलैनोबिस, ठीक है, ये कोई बाहर वाले नहीं है, इंडियन ही है। इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। ये कौन है? महलैनोबिस वाज बोर्न ऑन 29 जून 1893 इन कैलकाटा, ठीक है। कैलकाटा में इनका जन्म हुआ। मेन इन्होंने पढ़ाई करी प्रेसिडेंसी कॉलेज से और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। 1946 में इनको एक फेलो मेंबर बनाया गया ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी का, जो बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है साइंटिस्ट की, तो उसका मेंबर बने ये, ठीक है।
मेलानोबिस स्टैब्लिश्ड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कैलकाटा, आईएसआई इन्होंने सेटअप करा और एक बहुत फेमस किताब इन्होंने शुरू करी जिसका नाम है संख्या। बेटा ये याद रखना है आपको, 1 मार्कर में पूछ सकता है आपसे। ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर मेलानोबिस डिस्टेंस अ स्टैटिस्टिकल मेजर, और बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे हैं जब भी हम स्टैट्स की बात करते हैं वहां पे। ठीक है, बस इतना ही आपको मेन ध्यान रखना है। इन इंडिया planning is the real sense. With the second 5-year plan, the second plan laid down the basic idea regarding goals of Indian planning, which is based on ideas of Melanobis. तो मेनली जो है मेलानोबिस के आइडियाज पे ही प्लानिंग सेटअप करी गई, इसीलिए उनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है, अब प्लान क्या होता है सर, व्हाट इज अ प्लान? ये तो तुमने बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ा होता है। प्लान क्या होता है? फ्यूचर के बारे में चीजों को आज से लिख लेना कि भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनके बारे में एक फॉरकास्टिंग करना, उनके सॉल्यूशंस बनाना और पहले से ही रेडी रहना उन चीजों के लिए, है ना। देखो क्या बोल रहा है, प्लान इज अ डॉक्यूमेंट विच इज अ डिटेल्ड स्कीम, पूरा डिटेल्ड स्कीम है, प्रोग्राम है, स्ट्रैटेजी है जो एडवांस में करा जाता है एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे तुम्हारे बोर्ड्स मार्च में है, फेब में है वैसे, लेकिन मेजर सारे मार्च में होते हैं। इस बार अकाउंट्स का पहले हो जाएगा, बट यूजुअली सब मार्च में होते हैं, है ना। तो चलो फेब ही ले लो, 15 फेब के बाद तुम्हारे बोर्ड्स हैं, तो तुम प्रॉपरली उस चीज का पहले से ही रिटर्न में एक नोट बना के चल रहे हो, स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हो। वो क्या है? प्लान ही तो है, राइट। तो प्लानिंग इज डन टू अचीव सम प्री डिटरमिन्ड गोल्स विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। बढ़िया हो गया सर। सर ड्यूरेशन क्या है प्लान का? बेटा 2 प्रकार के प्लान हमारे देश में हैं, एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन के 5 ईयर प्लान्स, और फिर कुछ एनुअल प्लान्स भी हैं जो हम शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं। तो 2 प्रकार के प्लान्स हमारे देश में होते हैं, पूरे लॉन्ग टर्म 5 ईयर प्लान्स और शॉर्ट टर्म एनुअल प्लान्स। ठीक है सर, ये रहा, देखो ये लिख के चलना। Our plan documents are not only specified to the objectives be attained in the 5 year, but also what is to be achieved over a period of 20 years. This long term planning is called perspective plan. देखो 20 साल तक की भी प्लानिंग है, उसको हम पर्सपेक्टिव बोल देते हैं। और जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो बेसिक, जैसे हम लोग अभी आजकल न्यूज़पेपर में क्या देखते हैं, इंडिया एट 2047। अभी हम 2027 में भी नहीं आए, 47 की बातें कर रहे हैं, अगले 20-20, 22-22 साल की बातें कर रहे हैं। वो बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, उनको हम क्या बोल देंगे, पर्सपेक्टिव। तो ये सब 5 ईयर प्लान के ऊपर ही चलता है। अब आता है 5 ईयर प्लान्स के क्या गोल्स होंगे बेटा। जो हमारे 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं उनके क्या क्या गोल्स हैं, क्या क्या हम दिमाग में रख के प्लानिंग करते हैं। तो 4 मेन गोल्स हैं बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। पहले तो जल्दी से चारों गोल्स को समझने की कोशिश करो बेटा। 4 मेन गोल्स हैं, ठीक है। याद कैसे रखोगे, सावधान इंडिया सवाल है, एग्जाम में आता है। जेम्स, याद कर लो बच्चों, जेम्स। भाई प्लानिंग के 4 गोल्स तो होंगे ना। आप जब भी प्लानिंग करते हो तो आपका हमेशा कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे भी 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ग्रोथ। जब भी ग्रोथ लिखेगा ना बेटा कहीं पे भी, तो ध्यान रखना जीडीपी की बात कर रहा है। जीडीपी बढ़ाना है। जीडीपी का मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना है देश में। देश में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना फायदा होगा भाई, लोगों तक गुड्स पहुंचेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगा, इनकम होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, सेविंग्स होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो इकोनॉमी हर तरीके से आगे बढ़ेगी। तो ग्रोथ जब भी लिखना है तो जीडीपी ग्रोथ लिख के चलना है, ठीक है। उसके बाद इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि देश में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। देखो एक तो होता है इक्वालिटी कि भेदभाव ना होना, एक होता है इक्विटी, रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक होना। प्रोडक्शन हो रहा है तो पुअर के लिए भी हो, रिच के लिए भी हो, मिडिल क्लास के लिए भी हो, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए हो। डेवलपमेंट हो तो हर रीजन का बराबर हो। ये नहीं है कि कुछ रीजन बहुत ज्यादा ग्रो कर गए, कुछ पीछे रह गए। अनइक्वल अनबैलेंस ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, इक्विटी होना चाहिए। इक्विटी मींस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। उसके बाद एम का मतलब मॉडर्नाइजेशन। हम मॉडर्न बने, नई नई टेक्नोलॉजी यूज करें, नई नई मशीनें यूज करें, और लोगों का माइंडसेट भी मॉडर्न हो, लोगों का थॉट प्रोसेस भी मॉडर्न हो। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही मॉडर्न नहीं करना, लोगों का बिहेवियर भी मॉडर्न करना है, लोगों को सिखाना है, वो मॉडर्नाइजेशन में आ जाता है। और लास्ट होता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट होना, यानी आत्मनिर्भर होना। हम किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट ना हो रिसोर्सेस के लिए। तो 4 मेन गोल्स हैं बच्चों जो प्लानिंग के होते हैं, जो आज भी हैं, ठीक है। लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, अब इन्हें सबको पढ़ाता हूं। ग्रोथ का मतलब क्या है, कंट्री की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स, उसको बढ़ाना।
मॉडर्नाइजेशन नई टेक्नोलॉजी और सोशल आउटलुक चेंज करना, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बनना, इक्विटी हर किसी को बेसिक नीड्स पूरी और इनइक्वालिटीज खत्म। ठीक है, ग्रोथ के बारे में देखो क्या बोल रहा है, द स्टेग्नेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फोर्स द प्लानर्स टू मेक इकोनॉमिक ग्रोथ एज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। बेटा बहुत अच्छे नोट्स हैं, एज इट इज लिख के आना, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और एज इट इज याद करना। भाई देखो ब्रिटिश रूल में थी स्टेग्नेशन, पहले प्रॉब्लम लिखी, देख रहे हो आंसर कैसे लिख रहा है। अब मैं सीधा ग्रोथ को भी डिफाइन कर सकता था, लेकिन इसने क्या बोला कि पहले जो है वो स्टेग्नेशन था, यानी जीरो ग्रोथ थी। उस वजह से हमने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बनाया, है ना। इसका मतलब ग्रोथ में क्या क्या आ जाएगा भाई, प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़े, लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज हो, उसके साथ साथ एफिशिएंसी बढ़े हमारी सर्विसेज की भी और प्रोडक्टिव कैपिटल की भी। प्रोडक्टिव कैपिटल मतलब जितने भी लोग प्रोडक्शन करने में यूज हो रहे हैं, चाहे वो मशीनें हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, सबकी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। ठीक है, जीडीपी बढ़ना चाहिए। परफेक्ट, तो ये सब बच्चों ग्रोथ में आ जाता है। ग्रोथ के बाद भी है मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन में नई टेक्नोलॉजी लेके आओ। दूसरा आउटलुक चेंज करो, आउटलुक का मतलब होता है कि लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज करो, जैसे जेंडर एम्पावरमेंट हो गया, इक्वल राइट्स टू वुमेन हो गया, सोसाइटी में भेदभाव नहीं है। मॉडर्नाइजेशन है ना, मॉडर्न सोसाइटी की बातें हो रही है, राइट। सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर होना, सेल्फ रिलायंस का मतलब कि भैया हम फॉरेन डिपेंडेंस को कम कर देंगे, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, हम डिपेंड नहीं होंगे फॉरेन कंट्रीज पे, और ऐसे ही अवॉइड कर देंगे फॉरेन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस भी अवॉइड कर देंगे, हम नहीं चाहते कि वो हमारे देश में इंटरफेयर करें। तो क्या लिखा हुआ है, सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशंस मींस ओवरकमिंग द नीड्स ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस, हमें बाहर वाले देशों की जरूरत नहीं है, हम अपने आप सब कुछ करेंगे। इन अदर वर्ड्स इट मींस टू हैव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज। ठीक है, अपने देश में बनाएंगे, अपने देश में खाएंगे, हमारा पैसा यही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। बच्चों देखो आज डॉलर जो है 90 रुपीज के आसपास हो गया है, यानी अगर $1 लेना है तो 90 देने हमने उनको, तो हम कितना वीक हो गए ना, है ना। अगर हम सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की रिस्पेक्ट में बात करें तो हम कितना वीक हो गए, राइट। अब ऐसे अगर बढ़ता जाएगा तो दिक्कत है ना, रुपए की वैल्यू गिर रही है, हमें रुपए को थोड़ा एप्रिशिएट करना चाहिए। ये 80, 70, 60, 50 को नीचे लेगा, वो कब पॉसिबल है, जब हम अपने देश में ही सामान बनाएंगे। हम क्या करते हैं, उनसे सामान इंपोर्ट करते रहते हैं, हमारा पैसा उनके पास बहुत सारा पहुंच जाता है। जब उनके पास हमारा बहुत सारा रुपया हो गया तो लॉ ऑफ डीएमयू, जो चीज आपके पास ज्यादा है उसकी वैल्यू कम है। समझे ना लॉजिक को? हाँ सर। अच्छा जी, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस एंड टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। इसके बाद बेटा इक्विटी, इक्विटी तो आपको पता ही है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, तो बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हर सेक्शन तक पहुंचे, रिच तक, पुअर तक, सबको पहुंचना चाहिए। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स एंड इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक हो गया बेटा। अब हम यहां से पढ़ेंगे बेटा जी हमारे तीनों सेक्टर जो हमने पढ़ने हैं, यानी कि अभी तक हमने मेन छोटी छोटी टॉपिक्स पढ़े कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कितनी काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज हो सकती हैं, सोशलिस्ट किसको बोलते हैं, कैपिटलिस्ट किसको बोलते हैं, मिक्स्ड किसको बोलते हैं, क्या क्या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। तो ये तो इजी से टॉपिक थे। अब तीनों सेक्टर को पढ़ेंगे कि इन 40 सालों में 1950 से 1990 में इन 40 सालों में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या पॉलिसीज रही, और चैप्टर खत्म। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर जो है सबसे बड़ा था तीनों सेक्टर्स में, 70 से 75% लोग एग्रीकल्चर में थे। तो पहले प्लान में ही सबसे ज्यादा फोकस एग्रीकल्चर पे था। ठीक है, पहला 5 ईयर प्लान बेटा 1951 में आया था, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, ये डेट याद रखनी है आपको। दूसरा आया 1956 में, 5-5 साल के थे ना बेटा, तो पहला 51, फिर 56, फिर 61, ऐसे चला, राइट। देखो क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम, यानी कि जमींदारी सिस्टम, इट वाज करेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडियरीज हु मेयरली कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल। द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स्ड इंडिया टू इंपोर्ट फूड फ्रॉम यूएस। हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं थी, तो हम फूड कहां से इंपोर्ट करते थे, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। एग्रीकल्चर के बारे में बताओ, ये सब चैप्टर 1 में पढ़ लिया था, सेम वही बातें हैं बेटा। देखो ऐसे रिलेट होंगे चैप्टर, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। तो क्या क्या पढ़ा था चैप्टर 1 में, प्रोडक्टिविटी नहीं थी, सेम पॉइंट वहां पढ़ा था, इसीलिए बोला था बहुत आसान है इंडियन इको, बस तुम स्टोरी मेकिंग में पढ़ना मेरे साथ साथ। तो लो प्रोडक्टिविटी वहां पे लिखा था। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड का मतलब होता है बच्चों एक जमीन पे जहां पे 1, 2, 3, 4 लोगों की जरूरत है,
लेकिन घर में 8 लोग हैं तो जबरदस्ती 5 6 7 8 यहीं पे काम कर रहे हैं। अब ये लग रहा है कि इनके पास काम है, लेकिन एक्चुअल में कोई काम नहीं है। 4 लोग काम करेंगे तब भी इतना ही प्रोडक्शन होगा, 8 कर रहे हैं तब भी इतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो 4 खाली है एक तरीके से। इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन मोर नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग than required number of people. So it refers to a state in which more people are engaged in work than are really needed. Heavy dependence on rainfall, चैप्टर 1 में पढ़ लिया था। सबसिस्टेंस फार्मिंग, बस इतना ग्रो करते थे कि हमारे पास हमारा घर का काम हो जाए, कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते थे, कुछ मार्केट में बेचते नहीं थे, तो हम सेल्फ सफिशिएंट ही थे बस एक तरीके से, राइट। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ नहीं था तो मॉडर्नाइजेशन नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट थे टीनेंट और लैंडलॉर्ड में, जमींदारी सिस्टम तो था ही बड़ा खतरनाक, किसानों को कर्जे में इसी ने तो डाला है। उसके बाद किसानों के पास छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स थी और बहुत दूर दूर थी, कि सपोज ये पूरा इंडिया है, ये इंडिया है पूरा, तो मेरी एक जमीन यहाँ है, एक यहाँ है, किसी की एक जमीन यहाँ है, एक यहाँ है, किसी की एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो बहुत दूर दूर थी लोगों की जमीनें और छोटी छोटी थी, ठीक है। अब क्या पॉलिसीज बनाई गई बेटा इस सबको ठीक करने के लिए क्या पॉलिसीज बनाई गई, तो ध्यान रखना इन सबको ठीक करने के लिए मेजर 2 पॉलिसीज आई, ठीक है, जिसको हमने बोला लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। वैसे तो और भी रिफॉर्म्स आए थे, मतलब अगर मैं बात करूं ना रिफॉर्म्स की, अगर हम एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की बात करें तो हमारे पास टेक्निकल रिफॉर्म्स भी आए जिसमें टेक्नोलॉजी चेंज करी गई, जनरल रिफॉर्म्स भी आए जिन्होंने जनरली पूरे एग्रीकल्चर पे काम करा, लैंड रिफॉर्म्स भी आए जिसमें सिर्फ जमीन की बात हुई। तो हमारे सिलेबस में मेनली लैंड रिफॉर्म्स ही है। टेक्नोलॉजी के केस में हम ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लेते हैं, और जनरल रिफॉर्म्स में तो हमने नॉर्मली पानी की व्यवस्था पे काम करा, हमने नई नई टेक्नोलॉजी यूज करनी स्टार्ट करी, तो वो जनरली चीजें लिखी गई हैं। तो मेन तो आपको 2 पढ़ने हैं, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो लैंड रिफॉर्म्स जो है वो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज लेके आ रही हैं, ठीक है, ताकि जमीन पे हम बेटर काम कर पाए। बहुत ज्यादा जरूरत थी हमें लैंड रिफॉर्म्स की ताकि हम इक्विटी को अचीव कर पाए, ये जो बहुत ज्यादा अमीर गरीब का फर्क है ना, ये खत्म कर पाए। तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या आया बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया सवाल, सावधान इंडिया सवाल। लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या आया, तो सबसे पहले लैंड पे सबसे बड़ी समस्या क्या थी, जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप्स टू एबॉलिश इंटरमीडियरीज एंड मेक टिलर्स द ऑनर्स ऑफ द लैंड। टिलर्स को ही ऑनर्स बनाने के बारे में सोचा गया कि भाई जो जमीन पे काम कर रहा है वही मालिक होगा। द एम बिहाइंड लैंड टू द टिलर वाज कि भैया ऑनरशिप जो है उससे क्या होगा, इंसेंटिव मिलेगा एक्चुअल टिलर्स को टू मेक इंप्रूवमेंट एंड इंक्रीज आउटपुट। टिलर्स को लगेगा हमारी तो जमीन है यार, अच्छा करेंगे तो हमारा ही फायदा होगा। भाई अगर मैं अपनी जमीन पे काम कर रहा हूं तो मैं मन लगाए करूंगा कि मेरी जमीन है ना, परफेक्ट। टेनेंट्स डू नॉट हैव एनी इंसेंटिव टू मेक इंप्रूवमेंट्स ऑन द लैंड सिंस इट इज द ओनर हु बेनिफिट मोर फ्रॉम हायर आउटपुट्स। बेसिकली टेनेंट्स क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था हमें कुछ मिल थोड़ी ना रहा है, फायदा तो ओनर का होगा, तो वो बहुत ज्यादा कर भी नहीं पाते थे। तो सरकार ने सोचा व्हाई नॉट मेक टिलर्स द ओनर्स ऑफ द लैंड। टिलर्स मतलब वो जो गरीब किसान जो वहां पे काम कर रहा था, कल्टीवेटर, है ना। द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज ब्रॉट 200 लाख टेनेंट्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। जब इंटरमीडियरीज हटाए तो सरकार के कनेक्ट में डायरेक्ट 200 लाख टेनेंट्स आए। ऑनरशिप राइट्स उनको दी गई टू गिव देम द इंसेंटिव, ताकि वो क्या बढ़ा सकें, आउटपुट बढ़ा सकें और ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन ये जो गोल था बच्चों वो फुल्ली सर्व नहीं हो पाया था। दिस वाज नॉट फुल्ली सर्व्ड। क्यों नहीं हो पाया था सर, क्योंकि सबसे पहले ये था कि हमारे यहाँ कुछ भी बनता है तो उसमें लूप होल होते हैं, उसमें कमियां होती हैं, तो लोगों ने फिर से करप्शन, लूप होल्स का फायदा लिया और ये पूरा का पूरा काफी हद तक फेल हो गया हमारा प्लान, ठीक है। इन सम केसेस टेनेंट्स वर एविक्टेड एंड जमींदार क्लेम टू बी सेल्फ कल्टीवेटर्स। कुछ केसेस में टेनेंट्स को भगा दिया गया और जमींदार ने बोला हम ही तो कल्टीवेट करते हैं, तो हमारी तो लैंड है ना। इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर्स डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम रिफॉर्म्स। ओनरशिप लेने के बाद भी गरीब किसानों का कोई बहुत ज्यादा भला यहां से नहीं हुआ, बट प्रयास करा सरकार ने। तो जो सबसे पहला रिफॉर्म आया वो क्या आया, नंबर 1 एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, ठीक है। दूसरा आया लैंड सीलिंग्स लगाना। लैंड सीलिंग्स का मतलब होता है बेटा लिमिट लगाना, कि एक इंसान कितनी लैंड होल्ड कर सकता है, कौन कितनी जमीन रख सकता है। अगर इससे ज्यादा होगी तो वो आपको सरकार को देनी पड़ेगी, फिर सरकार उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स सरकार उस चीज का पेमेंट करेगा,
बट वो लैंड आपको देनी पड़ेगी। तो लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द लिमिट of land which could be owned by an individual. Beyond the limit, all belonging land to a particular person would be taken over by the government and will be allotted to landless cultivators. ठीक है, पर्पस क्या था? टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड, कि भैया सिर्फ थोड़े से लोगों के पास ना रहे जमीन, सबके पास कुछ ना कुछ जमीन हो। तो जो सीलिंग्स हैं उसने काफी हेल्प करी थी टू प्रमोट इक्विटी, है ना। तो देखो, ग्रोथ के लिए हमने इंटरमीडिएरी हटाए, इक्विटी को प्रमोट करने के लिए हमने सीलिंग्स लगाई। हाउएवर द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन वाज चैलेंज्ड बाय बिग लैंडलॉर्ड्स, जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने चैलेंज करा इसको, उन्होंने डिले करा इम्प्लीमेंटेशन, और इतने में वो लैंड रजिस्टर करा देते थे अपने रिश्तेदारों के नाम पे कि भाई ठीक है अभी इनके नाम करा देते हैं, बाद में फिर अपने नाम करा देंगे। तो यहाँ पे भी लूप होल्स जो थे वो रहे। लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ दीज स्टेट्स वर कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो केरला में, वेस्ट बंगाल में काफी सक्सेसफुल रहा। लैंड सीलिंग्स के बाद हमारे पास आ रहा है बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन। सर व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, कहाँ पढ़ते हैं हम इसको? अच्छा जी, देखो बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन बेटा एक बहुत बड़ा आंदोलन है। रेवोल्यूशन इज द चेंज। कहाँ पे चेंज है ये? इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, मेनली व्हीट में। वैसे तो बाद में ये राइस में भी आया, लेकिन मेनली व्हीट पे हुआ, जिसके अंदर हमने जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है ना वो चेंज करा। हम नॉर्मल सीड्स स्किप करके HYV सीड्स यूज करने लगे, द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। नाम में ये हाई यील्डिंग, यानी इसमें कम सीड्स में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा, जिससे मास प्रोडक्शन हुआ। मेनली पंजाब में, हरियाणा में, ऐसे रीजन्स में मास प्रोडक्शन हुआ और इंडिया के पास सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हुआ। अब फिर हम उसको एक्सपोर्ट भी करने लगे, हमें बहुत सारा फायदा भी हुआ इससे। तो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 75% लोग एग्रीकल्चर में थे। इंडिया का एग्रीकल्चर मेनली मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता था, क्योंकि अगर मॉनसून है तो पानी है, पानी नहीं है तो बहुत समस्या है ना। और जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफी कम थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा स्टेगनेंट था। बट इस स्टेगनेशन को दूर करने के लिए क्या आया? ग्रीन रेवोल्यूशन। इट रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनको हम मिरेकल सीड्स भी बोलते हैं, मेनली व्हीट और राइस में। ठीक है, ओके। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलैग। ठीक है, अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला 1970 में फॉर ब्रीडिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज। और इंडिया में मेनली कौन लेके आया था? MS स्वामीनाथन। ये भी याद रखना है आपको, लिख के भी आना है एग्जाम में। ठीक है इसके बाद HYV सीड्स के बारे में कुछ चीजें हैं। देखो ये भी अभी ग्रीन रेवोल्यूशन ही चल रहा है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन अकर्ड प्राइमरीली ड्यू टू द मिरेकल सीड्स, ठीक है, जो हाई यील्डिंग वैरायटी है, विच रेज्ड एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़ टू इनक्रेडिबल हाइट्स। सही है। अब ये जो सीड्स हैं इनको हम यूज कर सकते थे, कहां पे यूज कर सकते थे? वेयर देयर आर एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। पानी प्रॉपर चाहिए था बेटा इन सीड्स को, ये ध्यान रखना है। ऑर्डिनरी सीड्स की जगह इसके अंदर काफी ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत होती थी। तो मेनली जो है, अगर आपको HYV सीड्स का फायदा चाहिए तो आपको क्या चाहिए? अच्छी पानी की व्यवस्था और पैसा चाहिए, ताकि आप फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स खरीद पाओ। अब ये हम फर्दर इसके एक डीमेरिट्स में भी पढ़ेंगे कि इसने मेजर फायदा अमीर किसान को दिया, क्योंकि गरीब किसान के पास ना तो प्रॉपर पानी की व्यवस्था और ना प्रॉपर पैसा कि वो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स खरीद पाए। तो मेनली इसने इनइक्वालिटी भी क्रिएट करी कहीं ना कहीं। जो अमीर किसान है वो और अमीर होता चला गया, गरीब बेचारा पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। लेकिन अभी फिलहाल हम अच्छे की बात कर रहे हैं तो अच्छा पढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 2 फेजेस। पहले फेज में बेटा ये 1965 से 1970s में आया, फिर 1975 से 1980 में आया, तो 2 फेजेस में आया, मिड 60s और मिड 70s। ठीक है। द यूज ऑफ HYV सीड्स वाज रेस्ट्रिक्टेड मेनली। पहले फेज में बच्चों पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहां तक रहा। उसके बाद सेकंड फेज में ये काफी ज्यादा स्टेट्स में और पूरे देश में फैल गया। क्या फायदे हुए इससे? नंबर 1, मार्केटेबल सरप्लस हो गया। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब है कि हम अपने लिए तो बनाएंगे ही बनाएंगे, अब हमारे पास एडिशनल भी है, हम बाजार में भी बेच सकते हैं। दूसरा, बफर स्टॉक हो गया। बफर स्टॉक का मतलब हम अपने पास स्टॉक करके भी रख सकते हैं कि कल को कोई सूखा पड़ता है, कोई प्रॉब्लम आती है, फसल नहीं अगर हमारे पास होती तो हमारे पास बफर होगा, हम इस प्रोडक्टिविटी को, इस प्रोडक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा हमारे पास लिखा हुआ है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है?
एज, यहां पे आप सीलिंग नहीं, इसे हटाओ और यहां पे आप लिखो बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, बेनिफिट टू लोअर इनकम ग्रुप्स। बेटा देखो, हमारे पास सरप्लस हुआ, हमारे पास फूड ग्रेन्स का बफर स्टॉक हो गया, तो हमारे पास अच्छे मात्रा में सामान अवेलेबल है। जब भी सप्लाई ज्यादा होती है किसी भी चीज के तो प्राइस कम हो जाता है ना, रेट कम हो जाता है, सस्ता हो जाता है। तो वही हुआ, क्या बोल रहा है, एज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट देयर प्राइसेस डिक्लाइंड। प्राइस कम हो गया, सस्ता हो गया रिलेटिव टू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन। तो जो लो इनकम लेवल ग्रुप्स थे, जो मेजर खाने पे खर्चा करते थे, उनका काफी पैसा बचा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। डन सर। इसके बाद लिखा हुआ है क्या क्या रिस्क थे, ये मैंने आपको बताए। रिस्क थे बेटा पेस्ट अटैक के, भाई कीड़े बहुत लगते थे। भाई ज्यादा फसल होगी तो कीड़े लगने का डर भी ज्यादा होगा ऑफ कोर्स, है ना। फसल कम होगी तो कीड़े भी कम ही लगेंगे, ज्यादा फसल तो ज्यादा कीड़े भी लगेंगे, तो पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा होता था। दूसरा इनकम इनइक्वालिटीज, ये भी मैंने आपको बताया कि अमीर किसान को ज्यादा फायदा है, वही अफोर्ड कर सकता है, सब तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो अमीर बढ़ता चला जाएगा, गरीब गरीब रह जाएगा, ये इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है बच्चों कि प्रॉब्लम जो आई गवर्नमेंट ने कैसे सॉल्व करी। गवर्नमेंट क्या कर सकता है, तो देखो हमने क्या बोला, सबसे पहले तो कीड़ा लगने का डर, दैट्स व्हाई वी क्रॉप्स वर मोर प्रोन टू अटैक्स बाय पेस्ट, है ना, कीड़े लग जाते थे। लेकिन ये रिस्क को रिड्यूस कर दिया गया, कैसे, बाय द सर्विसेज रेंडर्ड बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप करे और बोला देखो जरा इससे कैसे सुलझाया जा सकता है। दूसरा इनकम इनइक्वालिटीज, यानी कि अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब रह जाएगा। तो सरकार ने फिर क्या करा, सरकार ने फिर सब्सिडी दी कि गरीब को सस्ते में देंगे सब कुछ, गरीब को सस्ते फर्टिलाइजर दिलवाएंगे, गरीब को सस्ते सीड्स दिलवाएंगे। तो देखो, हाउएवर ड्यू टू फेवरेबल स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट दीज फियर्स डू नॉट कम। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर्स, ताकि वो भी चीजें खरीद पाए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सब्सिडी अच्छी है, कुछ लोग बोलते हैं कि सब्सिडी अच्छी नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ने तो ये रिस्क ना हो, ये अटैक्स ना हो, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भाई सब्सिडी बढ़िया है ना। जो लोग फेवर में थे उन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट को देती रहनी चाहिए, क्योंकि फार्मिंग बहुत रिस्की है, गरीब बहुत किसान जो है बेचारा बहुत गरीब है, तो बहुत समस्या है, तो सब्सिडी गवर्नमेंट देती रहे। दूसरा, मेजॉरिटी किसान गरीब है और वो बिना सब्सिडी के चीजें नहीं कर सकते। और तीसरा, अगर हम सब्सिडी हटा देंगे तो इनइक्वालिटीज बढ़ जाएंगी। तो ये जो लोग ये बोल रहे थे कि सब्सिडी अच्छी है, उनके रीजंस ये थे। और जो लोग अगेंस्ट थे कि सब्सिडी अच्छी नहीं है, उन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है, बहुत बड़ा बर्डन है, और ये अल्टीमेटली इतना फायदा नहीं हो रहा जितना नुकसान हो रहा है। तो ये सरकार के ऊपर एक परमानेंट बर्डन बन के आ रहा है। दूसरा, मेन बेनिफिट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को हो रहा है, क्योंकि वो इस तरीके से मार्केट कर रहे हैं कि बिना फर्टिलाइजर के चल ही नहीं पाएगा, तो मेनली वो पैसा कमा रहे हैं, बड़े किसान को फायदा हो रहा है। तो ये लोग वो हैं जो सब्सिडी के अगेंस्ट थे बच्चों। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सब्सिडी लिखो और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब्सिडी लिखो। तो ये सब वो आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है कि प्राइजेस को ऑब्जर्व करो बड़े ध्यान से कि प्राइजेस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो देखो बोल रहा है प्राइजेस एक्ट एज सिग्नल्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अगर गुड्स थोड़े से कम होंगे मार्केट में तो उसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। तो अगर मार्केट में कोई चीज महंगी होती जा रही है तो समझ जाओ कि उसकी शॉर्टेज हो रही है, उस पर काम करो, उस तरीके से डिसीजंस लो, है ना। जैसे बोल रहा है विद द आउटस्प्रेड ऑफ कोविड सैनिटाइजर मास्क ये सब महंगे हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइस एक सिग्नल है जो बता सकता है कि मार्केट में किस चीज की जरूरत है, किस चीज की शॉर्टेज है। ठीक है, सब्सिडीज में ऑल्सो भी बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। आपको ये भी जानना है कि जो सब्सिडीज है अगर हम देते हैं तो गवर्नमेंट का ये मोटिव था कि लोगों तक सारा का सारा जो भी उन्हें फूड की जरूरत है वो पहुंचे, है ना। थ्रू सब्सिडीज गवर्नमेंट वांट्स टू इंश्योर स्टेडी इनकम फॉर द फार्मर्स, कि भैया प्राइस अगर कम ज्यादा भी हो तो फार्मर्स बेचारे सब्सिडीज की मदद से उन तक सारा पैसा जो वो डिजर्व करते हैं पहुंच सके, है ना। और तीसरा, जो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज है इससे लोकल इकोनॉमी की ग्रोथ हो, राइट। और जो लोग ये बोलते थे कि भैया सब्सिडी का नुकसान है, सब्सिडी देना गलत है, उनके पीछे क्या लॉजिक था। सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर आप सब्सिडाइज्ड रेट पे दोगे तो बोल रहे हैं कि लोग उसके सोचेंगे ही नहीं कि ये बहुत शॉर्टेज है इसकी। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही मिल रही है, कम रेट्स पे मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो लोग उल्टा सीधा भी यूज करेंगे।
उनके दिमाग में ये आएगा ही नहीं कि ये शॉर्टेज है, ये महंगी है, ये हमारे लिए यूजफुल है, उनके दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि उनको तो सस्ते में मिल रही है ना। तो लोग वेस्ट करते हैं, पहली चीज। दूसरा, अगर आप पानी देते हो तो वो पानी वो इंटेंसिव क्रॉप्स पे भी डालेंगे, चाहे जब जरूरत ही नहीं है ना। जब जरूरत नहीं है तब भी वो उसको यूज करेंगे, फिर से वेस्टेज की बात कर रहा है। और तीसरा, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो है इसका ओवर यूज होता है, जो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। ओवर यूजेज होगा तो हार्मफुल है बेटा। ओके, तो इस तरीके की चीजें बच्चों हमारे पास फेवर और अगेंस्ट में है। अगर हम बात करें एक अप्रेजल की, अभी तक जो पढ़ा है उसके ओवरव्यू की, तो देखो क्या बोलता है, लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन काफी बड़ी अचीवमेंट्स हैं इंडिया के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के लिए, दोनों चीजें बड़ी थी इनसे, ठीक है। दूसरा, 1950 से 1990 में काफी इंक्रीज हुआ प्रोडक्टिविटी में। तीसरा, जो जीडीपी है वो द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी बिटवीन 1950 एंड 1990 कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर डिक्लाइंड, वो कम हुआ। सर ऐसा क्यों हुआ? बेटा देखो, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है खेती में, तो जो हमें उम्मीद थी कि बढ़ेगा उतना जीडीपी नहीं बढ़ के आया, राइट। 65% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन कंटिन्यूड टू बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आउटपुट कुड हैव ग्रोन विद मच लेस पीपल इन द सेक्टर। वही वाली बात है कि हो सकता था, बट ये है कि इंडस्ट्री में, सर्विसेज में इतनी ज्यादा जॉब्स ही नहीं थी कि लोग ये छोड़ के वहां जाएं, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से जूझता रहा एग्रीकल्चर। उसके बाद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सच लार्ज पॉपुलेशन वाज रिगार्डेड एज इंपॉर्टेंट फेलियर ऑफ पॉलिसीज, तो काफी ज्यादा पॉलिसीज यहाँ पे फेल्ड भी हुई। अब आ गए बच्चों हम इंडस्ट्रीज पे। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री। द डेवलपिंग कंट्रीज कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। चाइना क्यों इतना आगे है भाई? इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत तगड़ा है, प्रोडक्शन बहुत तगड़ा है। हमारे यहाँ आज भी इतना डेवलप नहीं हुआ 2025 में भी, राइट। तो देखो क्या बोल रहा है, इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट देता है, विच इज मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन। आप देखते हो ना नई नई मशीनें, आज तुम ये इंटरनेट घर बैठ के देख पा रहे हो, ये इंडस्ट्रीज की वजह से ही तो पहुंच रहा है। आप ये देखो कि अगर अंबानी ना हो, जियो ना हो, तो जियो की वजह से इतनी तेजी से इंटरनेट सब जगह फैला। क्या बीएसएनएल ये काम कर लेता? सोचो, क्या बीएसएनएल इतनी तेजी से, इतनी फास्ट स्पीड से इंटरनेट पूरे देश में पहुंचा देता? शायद काफी साल और लग जाते। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, मॉडर्नाइजेशन देना, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी का ध्यान देना, तो इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार। सरकार का क्या रोल है इंडस्ट्रीज में? तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर के पास भैया पैसे नहीं है। प्राइवेट सेक्टर, आप सोचो 1947 में देश आजाद हुआ, कितने ही लोग बिजनेसमैन होंगे जो थे भी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया था, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, देश उलट पुलट हो गया था सब कुछ। तो उस सिनेरियो में प्राइवेट सेक्टर कहां से पैसा लगाए बिजनेस में? तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर की बहुत जरूरत थी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, है ना। उस टाइम पे सिर्फ टाटाज और बिरलास थे जो बहुत नोन थे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स में। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को कोई इंसेंटिव नहीं दिख रहा था, फायदा नहीं दिख रहा था, बेनिफिट नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस टाइम पे तो हमें स्टैब्लिश करनी थी चीजें। तो स्टैब्लिशमेंट के लिए हमें सरकार की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो नंबर 1, इतना पैसा नहीं था। नंबर 2, इतने बेनिफिट्स नहीं दिख रहे थे प्राइवेट सेक्टर को। नंबर 3, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। भाई अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मेनली सोशल वेलफेयर के बारे में सोचना है, सोसाइटी के भले के बारे में सोचना है। अब तुम सोचो कि अकेला प्राइवेट सेक्टर समाज के भले के बारे में तो नहीं सोचेगा, अपना प्रॉफिट्स भी देखेगा। तो हमें उस टाइम पे इसीलिए सरकार की जरूरत ज्यादा थी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या बना, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बना, जहां पे अलग अलग इश्यूज को कवर करा गया। यानी जो हम चैप्टर 1 में पढ़ के आए ना कि इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, इन्वेस्टमेंट नहीं था, उसके अलावा लार्ज इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो उन सब पे फोकस करते हुए ये पॉलिसीज बनाई गई, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एसेंशियल फॉर डिवाइसिंग वेरियस प्रोसीजर्स। हम प्रोसीजर बनाए, हम प्रिंसिपल्स बनाए, हम रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, ताकि इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को प्रॉपर्ली चेक करा जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 1948 में एक प्लानिंग करी जिसको बोला गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, ठीक है। लेकिन इस रेजोल्यूशन में
इंडियन इकोनॉमी को बहुत सारी पॉलिटिकल चेंजेस, बहुत सारे बदलाव देखने पड़े, तो 1956 में एक दूसरा आईपीआर आया, आईपीआर 1956, जो मेजर पॉलिसी बना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और यही आपके एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा बच्चों। तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए जो पहली पॉलिसीज थी वो आईपीआर 1948 में थी, बट क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल, बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस हुए, तो 1956 में जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया, पहला 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पे था, दूसरा 5 ईयर प्लान जब आया तो पूरा फोकस इंडस्ट्री पे रहा। तो देखो बोल रहा है बहुत सारे चेंजेस हुए विच नेसेसिटेटेड द नीड फॉर अ फ्रेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी और फॉर द कंट्री। तो 30 अप्रैल 1956 को सेकंड आईपीआर आया विच ऑल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब आईपीआर ने क्या करा, ये स्क्रीनशॉट लो, यही एग्जाम में आएगा। जो आईपीआर था बच्चे, उसने इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल्स में बांटा, यानी सरकार ने पहले सारी इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल्स में बांटा। शेड्यूल ए, इसके अंदर वो सारी हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज होंगी जो सरकार हैंडल करेगा, मतलब उसके अंदर तो हम लाइसेंस ही नहीं देंगे, कोई प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री खोल ही नहीं सकता। इट कंप्राइजेस ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। ठीक है, इसके अंदर 17 इंडस्ट्रीज बच्चों रखी गई थी, जैसे आर्म्स एंड एमिनिशंस, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग, सब शेड्यूल 1 में। ए में 17 इंडस्ट्रीज। शेड्यूल बी में बच्चों 12 इंडस्ट्रीज रखी गई थी जो प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड होंगी, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी होगा, लेकिन मेजर रोल सरकार का ही होगा। प्राइवेट रोल को काम करने देंगे बट मेजर गवर्नमेंट ही करेगा यहाँ पे भी। तो देखो हमने देखा ना भाई, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पा रहा इतना ज्यादा इसके अंदर अभी डेवलपमेंट, तो सरकार को आगे आना पड़ा। पहले 17 तो अपने लिए 100% रिजर्व कर दी कि ये तो हम ही करेंगे, 12 वो रखी जो मिलजुल के करेंगे लेकिन मेनली हम करेंगे। उसके बाद जो बच गई वो शेड्यूल सी में डाल दी, रिमेनिंग इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी। तो देखो इसके अंदर 12 इंडस्ट्रीज आई, 12 इंडस्ट्रीज वर प्लेस्ड विच वुड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड। प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड का मतलब मेजर रोल गवर्नमेंट का होगा। द स्टेट वुड टेक दिस इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट सेक्टर विल सप्लीमेंट द एफर्ट्स। सरकार लगाएगी और प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट करेगा, हेल्प करेगा। शेड्यूल सी का क्या काम है बच्चों, जो बची हुई इंडस्ट्रीज है, ठीक है, यहां पे आप सारा का सारा काम कर सकते हो, वो शेड्यूल सी में डाल दी। तो 17, 12 और बची हुई शेड्यूल सी में, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बेटा कैसे करा गया, सरकार कैसे नहीं खोलने देगी इंडस्ट्री, लाइसेंस की मदद से। एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। ठीक है, अब लाइसेंस किस किस चीज के लिए रखा गया, लाइसेंस रखा गया बेटा कि अगर इंडस्ट्री लगानी है, अगर आपको सेटअप करनी है इंडस्ट्री तब लाइसेंस लो, इंडस्ट्री बढ़ानी है तो लाइसेंस लो, इंडस्ट्री में नए प्रोडक्ट्स जोड़ने हैं तो लाइसेंस लो। तो हर तरीके से फुल कंट्रोल पब्लिक सेक्टर का बना दिया, जिसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी आए, जिसको बाद में बदला भी गया बेटा, इसको चेंज भी करा गया बाद में, लेकिन एक बार 1956 में पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट ने बना दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंस नो न्यू इंडस्ट्री विल बी अलाउड जब तक लाइसेंस नहीं होगा। लाइसेंस मिल जाएगा अगर आप ऐसी जगह इंडस्ट्री लगा रहे हो जो बैकवर्ड एरिया है, क्योंकि सरकार चाहती थी कि बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज लगे ताकि वो एरिया भी डेवलप हो सके, है ना, ताकि रीजनल इक्वालिटी हो सके। और लाइसेंस तब भी चाहिए होंगे अगर आपको एक्सपैंड करना है या डाइवर्सिफाई करना है। इसके बाद बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम विलेज इंडस्ट्रीज, खादी इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज, उन इंडस्ट्रीज को कवर करते हैं जिसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ रुपए तक है। यानी अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री, वैसे अब ये चेंज हो गया है लेकिन ठीक है अभी आपकी बुक्स में यही है, अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का है तो उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। पहले ये 5 लाख रुपए था, लिमिट पहले 5 लाख थी 1950 में, अभी 1 करोड़ हो गया है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसके अंदर मेनली मैनुअल लेबर के थ्रू काम होता है, हाथों से काम होता है, पुरानी टेक्नोलॉजी से काम होता है, लोकल लेवल पे ये ऑपरेट करते हैं, छोटा छोटा सामान बनाते हैं डेली यूज का, और उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का है, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या क्या काम करती हैं बेटा, ये रोल भी है इनका, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, है ना, ये हाईली लेबर इंटेंसिव होती हैं।
दे यूज मोर लेबर देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। इनको हमें बचाना भी है बड़ी फर्म से। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है बच्चों, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ, बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ ऑफ कोर्स compete नहीं कर सकती। ये तभी चल सकती हैं जब इनको प्रोटेक्शन दिया जाए। तो सरकार ने ऐसा करा, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए कि इनको हम बचा सकें। कैसे? इनके लिए प्रोडक्ट्स का रिजर्वेशन करा। गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनके लिए ही रख दिया, है ना। अब कौन से प्रोडक्ट्स रखे? जो ये इजीली बना पाए। तो क्राइटेरिया रखा गया कि तुम क्या बना लोगे, तुम्हारे लिए वो रिजर्व कर देंगे। उसके साथ साथ इनको कंसेशंस दिए गए, जैसे टैक्सेस में छूट, लोन्स आसानी से मिल जाएंगे, ताकि स्मॉल इंडस्ट्रीज जीवित रहें, राइट। उसके बाद बच्चों हमारे पास तीसरा सेक्टर आ रहा है फॉरेन ट्रेड। अब मुझे जल्दी से फॉरेन ट्रेड के बारे में बताओ, हमने क्या पढ़ा था भाई? एग्रीकल्चर पढ़ लिया, इंडस्ट्री पढ़ लिया। फॉरेन ट्रेड में हमने पढ़ा था कि हम मेनली एक्सपोर्टर थे रॉ मटेरियल के और इंपोर्टर थे फिनिश गुड्स पे। मोनोपोली ट्रेड था ब्रिटेन तक, बाकी हम किसी कंट्री के साथ बहुत ज्यादा व्यापार नहीं कर पा रहे थे, तो हम एक तरीके से एज अ फीडर इकोनॉमी काम कर रहे थे, बस ये था, है ना। अब फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ देखो, इन 1950 जो इंडिया का शेयर था टोटल वर्ल्ड ट्रेड में, वो सिर्फ 1.78% था। देखो, हम सिर्फ इतना सा ट्रेड करते थे। तो अब क्या नई पॉलिसी आई? हमारे यहां पॉलिसी आई बच्चों, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बदल देंगे। किस चीज से बदल देंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। जो जो मैं इंपोर्ट करता था, अब मैं इंपोर्ट करूंगा ही नहीं, मैं तो अपने देश में बनाऊंगा, मैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करूंगा उस चीज का। तो वट एवर I was importing earlier, I will not gonna import it and I will produce it in my country। आज बोलते हैं ना कि देश के अंदर बनाओ, मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स जो आज भी चलती हैं, उसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ही तो फोकस करा जा रहा है कि हम बाहर वाले देशों पे डिपेंडेंट होंगे ही नहीं भाई। ना हमारा पैसा बाहर जाएगा, ना हमारा फॉरेन डिपेंडेंस होगा, ना फॉरेन इंटरफेरेंस होगा। तो एक्सचेंज भी बचेगा, डिपेंडेंस भी खत्म होगा, इंटरफेरेंस भी खत्म होगा, हम आत्मनिर्भर होंगे, अपने हिसाब से बिजनेस करेंगे। ये सब चीजें हैं बेटा। इन ऑर्डर टू बी सेल्फ रिलायंट, इंडिया हैज फॉलोड द स्ट्रैटेजी ऑफ रिप्लेसिंग इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो पहले 7 प्लान में हमने यही इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी अपनाई। इनवर्ड लुकिंग बोला जाता है बच्चों, इनवर्ड का मतलब अपने देश के बारे में, अंदर अंदर के बारे में सोचना। टेक्निकली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इट रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एम क्या था? एम था कि हम बचा पाए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से। इसके मेनली 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, प्रीशियस एक्सचेंज बचाना, सेल्फ रिलायंट होना। और मैं तुम्हें बोलता हूं 2 पॉइंट और लिखो इसके अंदर। क्या लिखना है? रिडक्शन ऑफ फॉरेन डिपेंडेंस, ये भी लिख के आना बच्चों, एंड रिडक्शन ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस। ये हमारे 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे 2 की जगह। एक तो एक्सचेंज बचाना, सेल्फ सफिशिएंट होना, फॉरेन डिपेंडेंस कम करना, फॉरेन इंटरफेरेंस कम करना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, बढ़िया हो गया। हाँ सर। अब देखो कैसे प्रोटेक्ट करते थे बेटा हम, किस तरीके से प्रोटेक्शन करते थे? टैक्सेस से और कोटास से। टेरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, टेरिफ मतलब टैक्स। भाई हम इंपोर्ट करने ही नहीं देंगे। अब डेमोक्रेसी है, तुम मना तो नहीं कर सकते। अब कार्तिक आर्यन भाई बाहर से इंपोर्ट करके गाड़ी लेके आए तो लेके आए, तुम नहीं रोक सकते। सरकार ने बोला टैक्स तो भर भाई, टैक्स तो भर। हैवी टैक्सेस लगा दिए, ह्यूज टैक्सेस लगा दिए। अगर इंपोर्ट करना है तो बहुत टैक्सेस लगा देंगे। टेरिफ रेफर्स टू टैक्सेस लेवाइड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। द बेसिक एम वाज टू मेक देम मोर एक्सपेंसिव, ताकि लोग ना करें। लेकिन लोग तो भाई एक से बढ़ के अमीर है, हम तो करेंगे जी। फिर गवर्नमेंट ने सीलिंग भी लगा दी। सीलिंग का मतलब होता है कोटा लगाना, लिमिट लगाना। कोटा रेफर्स टू द नॉन टेरिफ बैरियर्स इंपोज्ड ऑन द क्वांटिटी, कि इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। गाड़ी इंपोर्ट करनी है ना, 2 ही कर सकते हो, मतलब मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। इट इज फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन द इंपोर्ट ऑफ अ कमोडिटी बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, ठीक है। रीजंस क्या थे भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के? वो तो हमने पीछे देख ही लिया कि इंडिया जो है वो कंपीट नहीं कर सकता डेवलप्ड देशों के गुड्स के साथ। तो हम ये चाहते थे कि हमारे यहाँ पे ही बने, हम इंपोर्ट को कम कर सकें और बेसिकली हमारा वाला सामान हमारे देश में ही बने, बिके और हम अपना पैसा अपने पास ही रखें। अब कुछ लोग इसके अगेंस्ट चले गए बेटा, लोगों ने बोला कि ये तो गलत है जी। क्यों गलत है? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है इट कैन कॉज
लॉस ऑफ मनी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। लोगों ने बोला भाई अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला हमें एक्सपोर्ट भी तो नहीं करने देगा, तुम उनसे सामान नहीं खरीदोगे तो वो तुम्हारे से नहीं खरीदेंगे, सीधी सी बात है। तो हमारा एक्सपोर्ट में भी नुकसान होगा, इससे तो वर्ल्ड ट्रेड का नुकसान होता है। बात तो सही है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, बहुत सारे डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ज्यादा महंगे थे। हमारे देश में सामान बन रहा है बट वो कई बार महंगा है ना। हम खादी का सामान देखते हैं, गांधी जी वाला बहुत महंगा है भाई, कॉटन वगैरह सस्ता है ना। तो कई बार ऐसा है कि बहुत सारे सामान हमारे देश में महंगा बन रहा है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, और अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो सस्ते रेट पे कर सकते हैं, राइट। तीसरा बोल रहा है इकोनॉमी कम प्रोडक्टिव होगी अगर वो सब कुछ खुद बनाने की कोशिश करेगी। भाई बहुत सारी चीजें बाहर से ही ले लो ना, तुम्हें थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए और तुमने अपने देश के लोगों को लगा दिया वो बनाने में, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स थे अगेंस्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। अप्रेजल की बच्चों अगर हम बात करें, ये फिर से एक पूरा का पूरा जो हमने पढ़ा वो पूरा अप्रेजल यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे बोल रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहा है, पहले इंडस्ट्रीज का अप्रेजल है। द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी इंक्रीज्ड, बढ़ गया 11.8% से 24% तक, यानी कि इन 40 सालों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जीडीपी बढ़ा है। राइज इन इंडस्ट्रियल शेयर इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद इंडियन इंडस्ट्री अब सिर्फ और सिर्फ कॉटन, टेक्सटाइल्स, जूट्स तक नहीं थी, अब काफी सारे गुड्स बनने लगे, यानी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है बहुत ज्यादा। तीसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से लोगों को मौका मिला एंटरप्रेन्योरशिप का, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का, ज्यादा बिजनेस वाले लोग बनने का, तो काफी फायदा इससे हुआ है। और हमने प्रोटेक्शन से अपनी इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज भी बचाई हैं। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी से हमारे पास इंपोर्ट्स का फायदा हुआ था लेकिन एक्सपोर्ट का नुकसान भी हुआ था। तो ये ध्यान रखना है कि हाँ ठीक है, फायदे भी थे लेकिन नुकसान भी थे, क्योंकि हमने इंपोर्ट करना बंद करा तो हमारा एक्सपोर्ट भी इंपैक्ट हुआ। तो देखो बोल रहा है आवर पॉलिसीज वर इनवर्ड सो वी फेल टू डेवलप स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर एज वेल। और कॉम्पिटिटिवनेस भी खत्म हो गई, क्योंकि कॉम्पिटिशन होता है तो आप बेटर काम करते हो, मोनोपोली होती है तो बहुत अच्छा काम ही नहीं कर पाते। तो कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं चाहिए, ठीक है बेटा। ये ओवरऑल अप्रेजल आ गया। लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है उसने मदद करा प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में, लेकिन एक्सेसिव लाइसेंसिंग से दो प्रॉब्लम्स आए। नंबर 1, मिसयूज। बहुत ज्यादा लाइसेंस से क्या हुआ, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको तो लाइसेंस मिल जाता था, ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे थे बेचारे परेशान रहते थे, तो वो ग्रोथ जो होनी चाहिए थी सबकी वो नहीं हो पाई। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर थे तो सब लोग उसको पूरा नहीं कर पाते थे, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा बोल रहा है कि पब्लिक सेक्टर ने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करा, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और डेवलपमेंट काफी बेटर हुआ है। मतलब ये तो फैक्ट है कि इन 40 सालों में, ठीक है, एग्रीकल्चर में इतना बढ़िया इंप्रूवमेंट नहीं आया बट इंडस्ट्री में पहले से बेहतर काम होना शुरू हुआ था, ठीक है। देखो बोल रहा है पब्लिक सेक्टर कंटिन्यू टू मोनोपोलाइज, मोनोपोली तो रही पब्लिक सेक्टर की, इनएफिशिएंसी भी रही, क्योंकि देखो यार कोई भी देश हो चीजें धीरे धीरे बिल्ड होती हैं, तो इनएफिशिएंसी भी रही, राइट। लेकिन धीरे धीरे हमें जीडीपी ग्रोथ देखने को मिला जो हमने पीछे देखा। अब इनएफिशिएंसी कमी निकाल दो, कहां कहां पे रही, टेलीकम्युनिकेशन। भाई साहब एक एक टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए 6-6 महीने वेट करना पड़ता था, वो तार वाले फोन के लिए, फोन उठाने के भी पैसे लगते थे, तुम सोचो। होटल इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाया, मॉडर्न ब्रेड डेवलप नहीं हो पाई, तो काफी सारी चीजें हैं। तो प्रीशियस फंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर चैनलाइज्ड इनटू एरियाज वेयर प्राइवेट सेक्टर कुड हैव बीन इजीली एंगेज्ड। बोल रहा है उन सेक्टर्स में जहां पे प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता था, गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा ही रिजर्व कर लिया अपने लिए, राइट। उसके बाद बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की फर्म्स को बहुत सारे लॉसेज हुए जो धीरे धीरे हमें बंद भी करने पड़े, तो आप देखते ही हो। लो जी, कंक्लूजन पे अगर हम चलें तो कंक्लूजन देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। लैंड रिफॉर्म से जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं है, ठीक है। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री डाइवर्सिफाइड हो गई, ज्यादा सामान बना पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग डिससेटिस्फाइड भी थे परफॉर्मेंस से। अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो इनवर्ड ओरिएंटेड थे, तो स्ट्रॉन्ग जो हमारा एक्सपोर्ट होना था वो नहीं हो पाया, और जो कॉम्पिटिटिवनेस में डेवलपमेंट होता है वो भी इतना नहीं हो पाया, क्योंकि हम प्रोटेक्शन में रह गए, कंपटीशन में गए ही नहीं। परफेक्ट। इसके बाद बेटा बोल रहा है द नीड फॉर रिफॉर्म्स ऑफ द पॉलिसीज वाज वाइडली फेल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो, यानी हमें अब पॉलिसीज को बदलने की जरूरत लगी। हमें लगा कि ये 40 साल की जो पॉलिसीज है ये इतनी बढ़िया नहीं है, हमें इनमें बदलाव लाने पड़ेंगे, और वो बदलाव हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में,
ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें नालायकों। अगर आपको चैनल वैल्यूएबल लगता है, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा है, आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन होगा बच्चों। तो जस्ट टू अप्रिशिएट योर टीचर, एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें। ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 3 पे चलेंगे, जहां पे हम और चीज़ों को पढ़ेंगे कल। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।